इजराइल गाजा युद्ध में अब परमाणु बम की एंट्री हो गई है। इजराइल के एक सांसद ने हमास के खिलाफ न्यूक्लियर एक्शन की बात कही है। इजराइल के उस सांसद ने अपनी सरकार से हमास के खिलाफ युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार करने को कहा है। इजराइल के पास दशकों से परमाणु हथियार है, लेकिन इजराइल अरसे से अपने परमाणु हथियारों पर खुलकर बोलने से बचता आया है। लेकिन दावा किया जाता है कि इजराइल का एक परमाणु बम गाजा की पूरी आबादी को किस तरीके से खाक कर देगा। गाजा का जमीनी महायुद्ध छेड़ने वाला है। करीब 350 वर्ग किलोमीटर लंबी पट्टी अब खूनी पट्टी बनने वाली है। और इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बुलेट प्रूफ कवच पहनकर खुद आर्मी के कैंप में पहुंच गए। नेतन्याहू इजराइल के सैनिकों से मिले, कमांडर से मिले और उनसे कहा कि युद्ध की तैयारी पूरी कर लो, महासमर का वक्त आ गया है। अब अगले चरण में गाजा पट्टी के अंदर घुसकर हमास को चुन चुन कर मारने की बारी आ गई है। हमास ने ऐसे वक्त में इजराइल से पंगा लिया है जब इजराइल में फिलिस्तीनियों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक शख्स प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहा है। और यही इस वक्त नजर भी आ रहा है। फिलिस्तीन और अरब देशों के अखबार गाजा पट्टी की जो खबरें छाप रहे हैं उसके मुताबिक अब तक गाजा पट्टी के अंदर करीब 2500 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। गाजा पट्टी के अंदर अब तक 700 से ज्यादा बच्चे मर चुके हैं। 450 से ज्यादा महिलाएं मर चुकी हैं। कई अरबी भाषा के अखबार दावा कर रहे हैं कि जितने लोग भी गाजा पट्टी के अंदर मारे जा रहे हैं उनमें से 66% महिलाएं और बच्चे हैं। गाजा पट्टी के हालात इस वक्त ये हैं कि गाजा पट्टी के अंदर 35,000 फिलिस्तीनी सिर्फ एक अस्पताल अल शफा में शरण लिए हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि इजराइल यहां पर एयर बॉम्बिंग नहीं करेगा, क्योंकि ये एक अस्पताल है। लेकिन अगर यहां भी हमास ने अपना अड्डा बना लिया तो फिर क्या होगा, ये इजराइल ही तय करेगा। फिलहाल यूक्रेन को बमबारी करके और मिसाइलों पर मिसाइलें बरसाकर लहूलुहान करने वाले पुतिन गाजा पट्टी के दर्द से तड़प रहे हैं। 7 अक्टूबर को जब इजराइल पर हमास ने आतंकवादी हमला किया था, करीब 48 घंटे तक पुतिन चुप्पी साधे रहे। उनका कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन हमले के 2 दिन बाद पुतिन ने बेहद रणनीतिक हमला करते हुए अमेरिका पर यह निशाना साधा कि अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी फेल हो गई है। К сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала на политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а наоборот, выдвигая свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны, именно на обе, то на одну, то на другую. इजराइल और हमास के इस युद्ध में एक बड़ा सीक्रेट किरदार रूस का भी है। इजराइल और हमास के इस युद्ध से रूस को फायदा ही हुआ है। एक तरफ सऊदी अरब और इजराइल के बीच समझौता खटाई में पड़ गया है, तो दूसरी तरफ अरब के इस्लामिक देशों में अमेरिका के खिलाफ नफरत भड़क उठी है। लेबनान में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर इजराइल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। जॉर्डन में 70,000 लोग अमान में उस वक्त सड़कों पर उतर आए जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जॉर्डन में ही मौजूद थे। इसी तरह तुर्की में भी जमकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इजिप्ट में भी यह आग सुलगी हुई है और इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री को मेहनत करनी पड़ रही है। मिडिल ईस्ट में भागा दौड़ी करनी पड़ रही है। जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जा चुके हैं और अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए बेहद कूटनीतिक तरीके से पुतिन ने इजराइल पर निशाना साधते हुए कहा है कि इजराइल पर हमला हुआ है। हमला जरूर गलत है, लेकिन गाजा पट्टी पर अंधाधुंध बमबारी भी गलत है।
столкнулся, конечно, с такой беспрецедентной атакой, которой в истории не было. И не только по масштабам, но и по характеру исполнения, по жестокости. Ну, что там говорить, надо вещи называть своими именами. Израиль отвечает масштабно и тоже достаточно жестокий. В любом случае, что бы там ни происходило, я знаю и вашу позицию, уважаемый господин премьер-министр, и наша позиция заключается в том, что ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведен к нулю. Причем мы призываем к этому все конфликтующие стороны. पुतिन ने गाजा पट्टी में जारी बमबारी और घेराबंदी की तुलना लेनिनग्राद की जंग से कर दी है। लेनिनग्राद का युद्ध बहुत क्रूर युद्ध था, जो जर्मनी के हिटलर और रूस के स्टालिन के बीच हुआ था। लेनिनग्राद का युद्ध दूसरे विश्व युद्ध का सबसे अहम युद्ध था, जिसमें 15 लाख लोगों की मौत का अनुमान है। लेनिनग्राद का युद्ध इतना भयानक था कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब लेनिनग्राद की आबादी 35 लाख थी और युद्ध के बाद यहाँ सिर्फ 7 लाख लोग ही जिंदा बचे। बहुत सारे लोग पलायन भी कर गए थे। फिर भी ये अनुमान है कि इस जंग में दोनों तरफ के सैनिक और नागरिकों को मिलाकर 15 लाख लोगों की मौत हुई थी। О том, что вот в отношении сектора Газы могут быть предприняты меры военного и невоенного характера, такого же плана, как и во время блокады Ленинграда в ходе Второй мировой войны. Но мы же понимаем, с чем это связано. И, на мой взгляд, это неприемлемо. 2 с лишним миллиона человек там живет. कुल मिलाकर पुतिन का इशारा यह है कि अगर गाजा पट्टी का युद्ध नहीं रुका तो इसमें लाखों मौतें हो सकती हैं। यही वजह है कि पुतिन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी है कि गाजा में नागरिकों को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए। इतना ही नहीं, ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि इजरायल के मुद्दे पर भी चीन और रूस का एक गठबंधन नजर आने लगा है, क्योंकि अब चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि गाजा पर इजरायल की बमबारी अब आत्मरक्षा के दायरे से बाहर निकल चुकी है। इजरायल को अब गाजा को सामूहिक सजा देना बंद करना चाहिए। यानी कि अब देखा जाए तो दुनिया लगातार रूस और अमेरिका की अगुवाई में 2 हिस्सों में बढ़ती हुई दिख रही है। एक तरफ रूस के नेतृत्व में वो देश हैं जिनका कहना है कि अब इजरायल को गाजा पट्टी पर हमले बंद करने चाहिए, और दूसरी तरफ अमेरिका के नेतृत्व में यूरोप के कई देश हैं जो ये मानते हैं कि हमास एक खूंखार आतंकवादी संगठन है और अब उसको उसकी करतूतों की सजा देना इजरायल का कर्तव्य और अधिकार है। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन ने भी इजरायल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और उनके बीच हुई बातचीत काफी अहम है। I was today in Kfar Aza, and this is breaking my heart, what I saw and what I heard. The blood of people killed in their sleep, the stories of innocents burned alive or slaughtered in their homes, the parents hiding their newborn babies before confronting the terrorists, children and elderly people ripped from their families, taken hostages, even Holocaust survivors. Over 1,300 human beings were murdered by barbaric terrorists of Hamas against Israel. They aimed to eradicate Jewish life from the land, and they took action. I appreciate the expression of support that you gave now and in the recent days, and the fact that so many European countries have stood with us and shoulder to shoulder. These are not merely acts of war, these are war crimes. What Hamas has done is to perpetrate the worst war crime since the Holocaust.
जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला द्वितीय भी इस पूरे युद्ध को लेकर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। उनके सामने चुनौती यह है कि अगर कहीं वेस्ट बैंक वाले फिलिस्तीन के अंदर भी युद्ध का शोर उठा तो इसका बड़ा असर जॉर्डन पर पड़ने वाला है। ये मैप जरा ध्यान से देखिए। फिलिस्तीनियों का कब्जा फिलहाल दो जगहों पर है। पहला वेस्ट बैंक जो यरूशलेम के आसपास का इलाका है और दूसरा गाजा पट्टी। जॉर्डन के बादशाह को यह डर है कि अगर गाजा में हमास ने युद्ध शुरू किया तो फिर वेस्ट बैंक के अंदर से भी हमास के लोग इजरायल के खिलाफ युद्ध छेड़ सकते हैं। 7 अक्टूबर के बाद से ही इस पूरे इलाके के अंदर तनाव है और वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना की कार्रवाई में लोग मरे हैं। इस वक्त वेस्ट बैंक के अंदर हालात ये है कि यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि लोग भारी मात्रा में खाने पीने का सामान लंबे समय तक के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। जॉर्डन को अपनी जनसंख्या के अंदर असंतुलन का खतरा सता रहा है। दरअसल जॉर्डन की कुल आबादी करीब 1 करोड़ है और इनमें से 10 लाख लोग फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं, यानी जॉर्डन की 10% आबादी फिलिस्तीनी है। जब इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हुआ तो फिलिस्तीन के लोग बतौर शरणार्थी जॉर्डन चले गए और वहां से कभी नहीं लौटे। अगर ऐसा फिर होता है तो जॉर्डन की जनसंख्या का असंतुलन फिर बिगड़ जाएगा और बढ़ भी जाएगा। और यही वजह है कि जॉर्डन भी सऊदी अरब और यूएई के साथ मिलकर किसी तरह शांति की स्थापना की कोशिश में जुटा हुआ है।